हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सुपर फास्ट 100 क्वेश्चंस। तो आप अपना प्रिपरेशन टेस्ट करिए। दोस्तों, सेशन पसंद आए तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1, Dash is the combination of internal and external factor that influence our company's operating situation। कौन सा ऐसा कॉम्बिनेशन है जो कंपनी की ऑपरेटिंग सिचुएशन को इफेक्ट करता है? इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर का कॉम्बिनेशन कौन है? बिजनेस इन्वायरमेंट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज नॉट इंक्लूडेड इन इकोनॉमिक इन्वायरमेंट। इनमें से कौन सा इकोनॉमिक इन्वायरमेंट में कंसीडर नहीं है? मार्केट एंड ट्रेड साइकिल होता है, लाइफ साइकिल ऑफ ट्रेंड नहीं होता, इकोनॉमिक सिचुएशंस एंड ट्रेंड, इन्फ्लेशन, ऑल आर पार्ट ऑफ इकोनॉमिक इन्वायरमेंट एक्सेप्ट लाइफस्टाइल ट्रेंड। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, मैच द लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको ऑर्गेनाइजेशन गिवन है और उनके क्या गिवन है? ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF कब बना था? 1945 में। वर्ल्ड बैंक 1944 में। और ऑपरेशन कब स्टार्ट हुआ था? 1945 से। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी 1957। लीग ऑफ नेशन 1920। तो फर्स्ट के साथ फोर्थ, सेकंड के साथ सेकंड है, थर्ड के साथ थर्ड है, और फर्स्ट के साथ फोर्थ, फोर्थ के साथ फर्स्ट। देख लीजिए कौन से ऑप्शन में ये अवेलेबल है। फर्स्ट के साथ फोर्थ और फोर्थ के साथ फर्स्ट, सेकंड के साथ सेकंड, थर्ड के साथ थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, द गेन फ्रॉम 2 नेशन इज डिपेंड ऑन। 2 नेशन का गेन किसके ऊपर डिपेंड करता है? नेशन का गेन डिपेंड करता है करेंसी वैल्यू के ऊपर। जितना वेरिएशन होता है करेंसी में उतना ही ज्यादा गैप होता है। तो सबसे ज्यादा अगर इन फैक्टर की बात करें जो मेंशन है तो इसमें से किसके ऊपर डिपेंड होगा? करेंसी वैल्यू के ऊपर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। आपको थ्योरी दी हुई है और उनसे रिलेटेड पर्सन्स के नेम दिए हुए हैं, मैच करना है। एडम स्मिथ की थ्योरी कौन सी है? एब्सोल्यूट एडवांटेज। अ कंट्री वेल्थ इज मेजर्ड बाय इट्स होल्डिंग गोल्ड, इसको बोलते हैं मर्केंटिलिज्म। और अगर हम बात करें डेविड रिकार्डो की कौन सी थ्योरी है? कंपैरेटिव एडवांटेज। और फैक्टर्स एंडोमेंट की थ्योरी जो कि मॉडर्न थ्योरी भी है, वो किसकी है? हिक्सर ओलन थ्योरी। एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी भी होती है जो हर्बलर की है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आएगा। ऑप्शन फर्स्ट के साथ सेकंड कहाँ पर है? फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, और सी के साथ फोर्थ, और डी के साथ थर्ड। यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो गया? हमारा ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द मेन मोटिव ऑफ इंडियन करंट फॉरेन पॉलिसी ट्रेड पॉलिसी 2015 to 20। जो इंडिया की 15 to 20 की पॉलिसी है उसके इनमें से कौन कौन से मेन मोटो है? इंक्रीज इंडियन शेयर इन एग्जिस्टिंग मार्केट, इंक्रीज इंडियन शेयर इन न्यू प्रोडक्ट एंड न्यू मार्केट, मार्केटिंग, मेकिंग ईज ऑफ ट्रेडिंग इन इंटरनेशनल मार्केट। तो चारों के चारों क्या हैं उसके ऑप्शन है, यानी कि चारों के चारों क्या हैं? मोटिव है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। इसके अलावा इंक्रीजिंग इंडियन मार्केट ये हमने डिस्कस कर दिया, मेकिंग ईज, सपोर्ट एक्सपोर्ट टू टेक द बेनिफिट ऑफ GST, प्रमोटिंग एक्सपोर्ट ऑफ इंडियन MSME, बहुत सारे मोटो हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, डिसइक्विलिब्रियम इन बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कॉज्ड ड्यू टू। जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में डिसइक्विलिब्रियम होता है किसकी वजह से होता है? ऑटोनोमियस आइटम की वजह से। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। विजिबल आइटम गुड्स, इनविजिबल आइटम क्या होते हैं? सर्विसेज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ पे भी आपको मैचिंग करना है। वर्ल्ड बैंक 19, अगर हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं, और एशियन डेवलपमेंट बैंक है, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एजेंसी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन है, तो मैचिंग करेंगे। वर्ल्ड बैंक का क्या है? 1944। फाइनेंशियल डेवलपमेंट एजेंसी है। एशियन डेवलपमेंट बैंक की अगर बात करें
तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक है 1966, इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1956, और क्या बच गया हमारे पास, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एजेंसी, वो क्या हो जाएगा 1960। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसको मैच कर रहे हैं। फर्स्ट के साथ सेकंड, सेकंड के साथ फर्स्ट, थर्ड के साथ फोर्थ, और फोर्थ के साथ हमारा है थर्ड, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? यानी कि वर्ल्ड बैंक 1944, फाइनेंशियल डेवलपमेंट एजेंसी 1960, एशियन डेवलपमेंट बैंक 1966 और इंटरनेशनल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन 1956। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, which of the following accounting standard is incorrectly matched? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट करेक्ट है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इन्वेंट्री से रिलेटेड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से रिलेटेड है। ऑल आर करेक्ट, इनमें से कोई भी इनकरेक्ट मैच नहीं है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, मार्शलिंग ऑफ बैलेंस शीट रेफर्स टू, marshalling of balance sheet refers to arrangement of assets and liability in accordance with the particular order। अगर assets and liability को एक particular order में arrange करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, marshalling of balance sheet। clear? moving on next question, question number 12, which of the following is true for international financial reporting standard? IFRS के कंसर्न में क्या करेक्ट है? IFSR जो है वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, ये बेस्ड होता है फेयर वैल्यू के ऊपर। और अगर हम इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें, जो इंडियन स्टैंडर्ड्स है वो किसके ऊपर बेस्ड है, हिस्टोरिकल बेस। IFRS यानी कि इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड फेयर वैल्यू के ऊपर बेस्ड है, और इंडियन स्टैंडर्ड किसके ऊपर बेस्ड है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 13, डैश इज द फॉर्म ऑफ इन्वायरमेंट अकाउंटिंग, इनमें से कौन सी इन्वायरमेंट अकाउंटिंग है? इन्वायरमेंटल फाइनेंशियल अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, नेशनल अकाउंटिंग, चारों की चारों हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, गेनिंग रेशो कैन बी कैलकुलेटेड बाय, गेनिंग रेशो क्या होता है, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गेनिंग रेशो न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा मैं स्पीड में ही चल रही हूँ क्योंकि टेस्टिंग की फॉर्म में मैंने इसको बनाया ताकि आप थोड़ा सा अपने आप को टेस्ट कर पाएं कि कितनी देर में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। असर्शन रीजन है, फर्स्ट असर्शन, द प्रॉफिट अर्न्ड बाय अ कंपनी प्रायर टू इट्स इनकॉर्पोरेशन इज कॉल्ड कैपिटल प्रॉफिट। कंपनी अपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले जो भी प्रॉफिट कमाती है उसको हम कैपिटल प्रॉफिट कहते हैं। रॉन्ग, कैपिटल प्रॉफिट कैन नॉट बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिविडेंड, ये भी क्या है, इनकरेक्ट है। इसमें कैन नॉट की जगह कैन होना चाहिए। कैपिटल प्रॉफिट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट क्या है, इनकरेक्ट है, क्योंकि अगर कैन नॉट भी लगा देंगे तो करेक्ट हो जाएगा। मैंने कैन ही लगाया था क्वेश्चन में, बाय मिस्टेक ये नोट भी टाइप हो गया। कैपिटल प्रॉफिट कैन बी यूज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज डिविडेंड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दोनों के दोनों इनकरेक्ट हैं, मीन्स ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, if the share of rupees 100 issue at premium of 30 on which full amount has been called and rupees 70 including premium paid is forfeited, the share capital account should be debited to with, सिंपल है। शेयर कैपिटल अकाउंट तो डिस्काउंट हो या कुछ भी हो, किससे होता है, हमेशा पार वैल्यू से। किससे होगा, आपका 100 से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर
फॉरफिटेड अकाउंट टू शेयर अनपेड कॉल अकाउंट। शेयर कैपिटल में पूरा 100 आएगा, शेयर फॉरफिटेड में देखिए कौन सी वैल्यू आती है जो मिल गई है, 70 रुपीज मिले हैं, जिसमें कि 30 रुपीज क्या है, प्रीमियम है, यानी कि कॉल का कितना पैसा मिला है, 70 माइनस 30 40, और अनपेड कॉल क्या आ गई 60। तो इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता था कि शेयर फॉरफिटेड में कितना आएगा, अनपेड कॉल में कितना आएगा, कुछ भी आपसे पूछे उसको आपको इस तरह से अगर आपको पता है तो हर क्वेश्चन का आंसर आप कर सकते हैं। प्रीमियम को फॉरफीचर की एंट्री में नहीं शो किया है, क्योंकि क्या फंडा होता है, अगर जिस प्रीमियम मिल जाता है तो उसको फॉरफीटेड की एंट्री में शो नहीं करते, अगर प्रीमियम रिसीव नहीं होता तो उसको फॉरफीचर की एंट्री में क्या कर देते हैं, डेबिट। अगर मिल जाता है तो उसको क्या कर देते हैं, एक्सक्लूड कर देते हैं, वो वैल्यू वो अमाउंट ही उसमें से हटा देते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। When there is one liquidator and one formation is known as, एक लिक्विडेट हुई है और एक कंपनी फॉर्म हुई है उसकी जगह पे, तो इसको क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। Which of the following accounting method is to be followed when amalgamation is the nature of purchase? अगर amalgamation परचेज की नेचर में हुई है तो कौन सा मेथड यूज होगा, परचेज मेथड। क्वेश्चन नंबर 19, द डिबेंचर ऑफ सब्सिडरी कंपनी हेल्ड बाय होल्डिंग कंपनी। सब्सिडरी कंपनी के वो डिबेंचर जो होल्डिंग कंपनी के पास हैं उसको कहाँ डेबिट करते हैं, कॉस्ट ऑफ कंट्रोल और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following are the assumption of marginal costing? इनमें से कौन सी marginal costing की assumption है। All element of cost can be divided into fixed and variable cost, assumption है। Total fixed cost remain constant at all level of output, this is also the assumption of marginal costing। Total variable cost varies in proportion to volume of output, correct है ये भी, output के साथ vary होती है total variable cost। Per unit selling price remain unchanged at all level of operating activity। चारों की चारों क्या हैं, करेक्ट है, मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। Which of the following is the correct formula for computing direct material price variance? डायरेक्ट मटेरियल प्राइस वेरिएंस कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, एक्चुअल क्वांटिटी परचेज इनटू एक्चुअल रेट माइनस स्टैंडर्ड रेट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग? इनमें से कौन सा एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का मेथड नहीं है, सॉरी बेनिफिट नहीं है। कौन सा बेनिफिट नहीं है, इट कंज्यूम ओवरहेड रिसोर्सेज, यानी कि ओवरहेड रिसोर्सेज को यूज तो करता है लेकिन पूरी तरह से कंज्यूम नहीं करता है। दिस इज नॉट द बेनिफिट ऑफ एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23, काइजन कॉस्टिंग ओरिजिनेट फ्रॉम। काइजन कॉस्टिंग कहाँ से आई है, ये आई आपकी जापान। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। An estimated cost which enable the company to achieve its per unit target operating income is। जो पर यूनिट टारगेट को अचीव करने के लिए एस्टिमेटेड कॉस्ट की टेक्निक यूज की जाती है उसको क्या बोलते हैं हम, उसको बोला जाता है टारगेट ऑपरेटिंग कॉस्ट, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। फिक्स, सेमी वेरिएबल, वेरिएबल एक्सपेंसेस आर रिक्वायर्ड टू केयरफुली एग्जामिन इन। किसमें आपको फिक्स, सेमी वेरिएबल और वेरिएबल को केयरफुली एग्जामिन करने की नीड होती है, फ्लेक्सिबल बजट में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26। असर्शन है इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री इंक्रीज प्रॉफिट। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री की वैल्यू इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट इंक्रीज होगा, करेक्ट है, क्योंकि जब प्रॉफिट निकालते हैं तो इन्वेंट्री कहाँ होता है, इस साइड होता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री की बात हो रही है और यहाँ से आपके पास बाकी आइटम होते हैं, आप यहाँ के टोटल से इसको लेस करते हो तो आपके पास क्या आता है, प्रॉफिट। तो इधर के टोटल में से एक्सपेंसेस को लेस करते हो तो प्रॉफिट आता है। क्लोजिंग ज़्यादा होगा तो ऑब्वियसली प्रॉफिट भी ज़्यादा आएगा। ट्रू है एकदम। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन्वेंट्री रिड्यूस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, अगेन ट्रू, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड करते समय क्लोजिंग इन्वेंट्री क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो जितना ज़्यादा क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा उतनी ही ज़्यादा कॉस्ट ऑफ
गुड्स प्रोड्यूस होगी यानी कि कोक्स होगी। तो दोनों के दोनों करेक्ट हैं, बोथ करेक्ट हैं और एक दूसरे का क्या है रीजन भी है, बोथ ए एंड बी आर करेक्ट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27। ऑडिट प्रोग्राम इज प्रिपेयर बाय, ऑडिट प्रोग्राम जो है ऑडिटर और उसका असिस्टेंट बनाता है ताकि स्टेप टू स्टेप किस तरह से काम किया जाएगा उसके लिए प्रॉपर गाइडलाइंस बना ली जाए। क्वेश्चन नंबर 28, वेरिफिकेशन ऑफ वैल्यू ऑफ एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड बैलेंसेस ऑफ रिजर्व, प्रोविजंस एंड अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न और लॉस सफर्ड बाय अ फर्म इज कॉल्ड। अगर वेरिफिकेशन की जाती है एसेट्स की, लाइबिलिटी की, बैलेंस शीट के, रिजर्व, प्रोविजन की, तो उसको क्या कहेंगे? सिंपल है, बैलेंस शीट ऑडिट। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। डिजाइनिंग अ डैश इज द बैकबोन ऑफ ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस। क्या डिजाइन करना ऑडिट प्लानिंग प्रोसेस का बैकबोन है? वो होता है ऑडिटिंग और ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। व्हेन काउंटिंग कैश इन हैंड द ऑडिटर शुड, अगर काउंट हो रहा है कैश इन हैंड तो ऑडिटर को क्या करना चाहिए? ऑडिटर इंश्योर दैट पोस्टेज एंड रेवेन्यू स्टैम्प्स आर नॉट काउंटेड इन फिजिकल काउंट। जो आपकी पोस्टेज स्टैम्प है और रेवेन्यू स्टैम्प है वो उसमें काउंट नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, एन इंक्रीज इन प्राइस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल कॉज द डिमांड ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस। देखिए, अगर इलेक्ट्रिसिटी की कॉस्ट बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की डिमांड क्या हो जाएगी? फॉल हो जाएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। व्हाई? Because there is inverse relation between price and quantity demanded. According to law of demand, if price increases, then demand decreases. If price decreases, demand increases. ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी और ये किस तरह के हैं? कंबाइनली यूज होने वाले हैं, तो इनमें कैसा रिलेशन होता है? इनवर्स। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स है की तरह आप इसको मान सकते हो कि इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंस को यूज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। एक्सेप्ट फ्यू केसेस मीन्स एक्सेप्शन ऑफ लॉ। एक्सेप्शन ऑफ लॉ कौन से होते हैं? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन और वेबलन गुड्स। शो ऑफ की चीजें होती हैं जो वहां पे प्राइस का जो फंडा होता है ये फॉलो नहीं होता रिलेशन का, यानी कि लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। नेसेसरी सिचुएशन में, इग्नोरेंस की सिचुएशन में, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन अबाउट प्राइस की सिचुएशन में, इमरजेंसी में, वॉर की सिचुएशन है या कोई और इस तरह की सिचुएशन है कि हम डिमांड को पोस्टपोन नहीं कर सकते हैं, तो उस सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो नहीं होता। बाकी सब सिचुएशन में लॉ ऑफ डिमांड फॉलो होता है। अगर क्वेश्चन में ये पूछा होता कि इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस क्या हैं, तो ये क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। इसको कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की कैटेगरी में भी आप रख सकते हो। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। इफ मार्जिनल कॉस्ट इज जीरो, अगर मार्जिनल कॉस्ट जीरो है तो टोटल कॉस्ट क्या होगी? मैक्सिमम। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मार्जिनल कॉस्ट जीरो है तो टोटल या मार्जिनल यूटिलिटी कॉस्ट निकल गया मेरे से, मार्जिनल यूटिलिटी अगर जीरो है तो टोटल यूटिलिटी क्या है? मैक्सिमम। मार्जिनल यूटिलिटी अगर पॉजिटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। मार्जिनल यूटिलिटी अगर नेगेटिव है तो टोटल यूटिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्लाइन हो जाएगी। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट कोड। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न, अगर लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न डिक्रीजिंग और नेगेटिव है आपके पास, मैचिंग करना है आपको। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न में मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न टीपी इंक्रीजेज एट डिक्रीजिंग रेट, लॉ ऑफ नेगेटिव रिटर्न टीपी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। जैसे ही नेगेटिव रिटर्न आता है टोटल प्रोडक्शन क्या हो जाती है? डिक्लाइन। इंक्रीजिंग रिटर्न की सिचुएशन में मार्जिनल प्रोडक्शन इंक्रीज होती है और डिमिनिशिंग रिटर्न की सिचुएशन में टीपी बढ़ता तो है बट डिक्रीजिंग रेट से बढ़ता है। तो फर्स्ट के साथ थर्ड और थर्ड के साथ फर्स्ट, सेकेंड के साथ सेकेंड। चेक कर लीजिए कहाँ पे? फर्स्ट के साथ थर्ड, सेकेंड के साथ सेकेंड और थर्ड के साथ फर्स्ट। मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 34. If the elasticity of demand is equal to 1, अगर elasticity of demand equal to 1 है तो MR क्या होगा? अगर elasticity
आपकी 1 है तो MR क्या होगा 0। अगर इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा पॉजिटिव। अगर इलास्टिसिटी लेस देन 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा नेगेटिव। इलास्टिसिटी 1 है तो 0, ग्रेटर देन 1 है तो पॉजिटिव, लेस देन 1 है तो नेगेटिव। उसने पूछा था अगर इलास्टिसिटी 1 है तो मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा 0। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। इसके अलावा इलास्टिसिटी का रिलेशन भी होता है। इलास्टिसिटी की वैल्यू आप मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू की हेल्प से निकाल सकते हो। इलास्टिसिटी इज इक्वल टू AR माइनस MR अपॉन AR, इस तरह से भी कैलकुलेशन की जाती है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35। असर्शन एंड रीजन का है अगेन, परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म इज अ प्राइस टेकर। बिल्कुल करेक्ट है। परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म जो है प्राइस टेकर होती है। इंडस्ट्री प्राइस डिसाइड करती है और उसी प्राइस पे सबको बेचना होता है होमोजेनियस प्रोडक्ट को। अ परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म डिसाइड द लेवल ऑफ आउटपुट। परफेक्ट कॉम्पिटिटिव फर्म लेवल ऑफ आउटपुट नहीं डिसाइड कर पाती है। तो यहाँ पे फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड क्या है रॉन्ग है, यानी कि 35 का आंसर क्या हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। मैन्युफैक्चरिंग टीवी सेट्स बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग मार्केट स्ट्रक्चर। अगर टीवी सेट कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है तो वो कौन सी मार्केट है, वो है मोनोपोलिस्टिक मार्केट। क्योंकि मोनोपोलिस्टिक मार्केट में नॉन प्राइस कंपटीशन होता है और आप प्रोडक्ट का हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं बाय प्रोवाइडिंग मोर फीचर्स, मोर अपडेटेड टेक्निक्स। सेम टीवी में भी है, एक ब्रांड का टीवी और दूसरे ब्रांड का टीवी सब्स्टिट्यूट तो है बट क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो टीवी की लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स हैं, परफेक्ट से कम है, मोनोपोली से ज़्यादा है, ओलिगोपोली से ज़्यादा है वो फर्म जो कि टीवी मैन्युफैक्चरिंग में इंडल्ज है। तो इसलिए क्या है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। बहुत सारे रीजन से यही आपका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 37। डैश इज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ प्रोटेक्टिंग सेलर इंटरेस्ट। सेलर इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने का कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, प्राइस फ्लोरिंग, यानी कि मिनिमम प्राइस डिसाइड करना। अगर यही क्वेश्चन आता कंज्यूमर प्रोटेक्शन से रिलेटेड तो वो होता प्राइस सीलिंग, यानी कि मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करना। सेलर इंटरेस्ट मिनिमम प्राइस डिसाइड करना, कंज्यूमर इंटरेस्ट मैक्सिमम प्राइस डिसाइड करना। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल आर दोज दैट आर। इंटरनल सोर्स ऑफ कैपिटल कौन से होते हैं, जनरेट विद इन द बिजनेस, जो बिजनेस के अंदर ही जनरेट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल रिटेन अर्निंग, डेप्रिसिएशन क्या है, जनरेटेड विद इन द बिजनेस। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। जीवन लिमिटेड कंपनी कैलकुलेटेड द वैल्यू ऑफ बीटा कोफिशिएंट ऑफ इट्स सिक्योरिटी बाय यूजिंग CAPM मॉडल, कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल। द वैल्यू ऑफ बीटा कोफिशिएंट इज मोर देन 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। बीटा कोफिशिएंट क्या है, सिस्टमेटिक रिस्क को रिप्रेजेंट करता है। अगर सिस्टमेटिक रिस्क की वैल्यू ज़्यादा है तो फिर क्या होगा, सिक्योरिटी हैज मोर सिस्टमेटिक रिस्क देन मार्केट रिस्क। अगर बीटा की वैल्यू ज़्यादा होती है तो सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट रिस्क से ज़्यादा होता है। बीटा की वैल्यू 1 है तो सिस्टमेटिक रिस्क मार्केट रिस्क के इक्वल होगा। बीटा की वैल्यू लेसर है, लेस देन 1 है, देन सिक्योरिटी हैज लेस सिस्टमेटिक रिस्क देन मार्केट रिस्क। क्लियर। तो यहाँ पे हम बात कर रहे थे बीटा की। तो बीटा एक तो ध्यान रखना सिस्टमेटिक रिस्क है। दो तरह के रिस्क होते हैं, एक होता है सिस्टमेटिक और एक होता है अनसिस्टमेटिक। तो बीटा कैसा है, सिस्टमेटिक रिस्क। आप मुझे वीडियो पे कमेंट करके बताएंगे कि सिस्टमेटिक और अनसिस्टमेटिक रिस्क में क्या डिफरेंस है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40। द फॉलोइंग आर अजम्पशन ऑफ मुदगलानी एंड मिलर अप्रोच। MM अप्रोच की कौन सी अजम्पशन, द फॉलोइंग आर द अजम्पशन ऑफ MM अप्रोच टू कैलकुलेट कॉस्ट कैपिटल एक्सेप्ट। इनमें से सारी अजम्पशन है किसी एक को छोड़कर, तो वो कौन सी है। कैपिटल मार्केट इज परफेक्ट, ये है। नो टैक्सेशन, बोरोइंग कॉस्ट इज सेम एज इन्वेस्टर,
इन्वेस्टर एंड कंपनी, तो ये तीनों की तीनों अजम्पशन है, तो आंसर क्या हो जाएगा, नन ऑफ दीज। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बर्ड इन हैंड इज वर्थ टू इन बुश, विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज रिप्रेजेंट बाय द गिवन स्टेटमेंट। भाई हाथ में जो एक बर्ड है वो झाड़ियों में 2 बर्ड से अच्छा है, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी को, यानी कि कंज्यूमर प्रेफर प्रेजेंट कंजम्पशन एज कंपेयर टू फ्यूचर कंजम्पशन बिकॉज फ्यूचर इज अनसर्टेन। क्वेश्चन नंबर 42, असर्शन गिवन है लिटिल वर्किंग कैपिटल लीड्स स्पेशलाइजेशन, ठीक है, अगर कम वर्किंग कैपिटल की नीड है तो वो स्पेशलाइजेशन को लीड करती है। टू मच वर्किंग कैपिटल लीड्स टू इनएफिशिएंसी, ये रॉन्ग है, क्योंकि टू मच वर्किंग कैपिटल, ज्यादा वर्किंग कैपिटल क्या है, डिफॉल्ट क्रेडिट पॉलिसी को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि आपके जो है डेटर जाता है और वो क्या है, ज्यादा बैड डेब्ट्स होते जा रहे हैं, आपकी क्रेडिट पॉलिसी जो है, क्रेडिट पॉलिसी है वो साउंड नहीं है। टू मच वर्किंग कैपिटल का मतलब मेनली ये होता है। तो फर्स्ट इज करेक्ट और सेकंड इज रॉन्ग। तो आप देखिए किस में है, फर्स्ट इज करेक्ट एंड सेकंड इज रॉन्ग, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43, गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड इज नोन एज, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्सचेंज को क्या कहते हैं, उसको कहते हैं हम ब्रिटेन वुड सिस्टम। ब्रिटेन वुड सिस्टम को गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड कहते हैं, क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें यूएस डॉलर की वैल्यू गोल्ड में रखी जाती है और बाकी जो करेंसी हैं उनको यूएस डॉलर के कंपैरिजन में रखा जाता है। तो जो पहले सारी कंट्री की करेंसी गोल्ड की कंपैरिजन में मैच करके एक्सचेंज रेट डिसाइड होता था, उसकी जगह पे ये गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड में सिर्फ डॉलर को गोल्ड के कंपैरिजन में रख दिया और बाकी करेंसी को डॉलर के कंपैरिजन में करके कैलकुलेट किया जाता है। तो ये कब हुआ, ये ब्रिटेन वुड सिस्टम की वजह से हुआ है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44, वैल्यू ऑफ करेंसी चेंज ड्यू टू मार्केट फोर्सेस, दिस चेंज इज नोन एज, जो करेंसी की वैल्यू है वो मार्केट फोर्सेस की वजह से चेंज होती है, तो इसको क्या कहते हैं, बढ़ भी सकती है और कम भी हो सकती है, डेप्रिसिएशन एंड एप्रिसिएशन। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45, एट 2 different dates Tyagi Limited purchase and sales foreign exchange, this concept is known as, 2 different dates पे सेल एंड परचेज का कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, इसको क्या कहते हैं, करेंसी स्वैप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन डिस्काउंटिंग टेक्निक ऑफ कैपिटल बस्टिंग, इनमें से कौन सी नॉन डिस्काउंटिंग और यू कैन से ट्रेडिशनल टेक्निक है। नेट प्रॉफिट, नेट प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंटिंग टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न डिस्काउंटिंग टेक्निक है, मॉडर्न टेक्निक है। प्रॉफिटेबल इंडेक्स मॉडर्न और डिस्काउंटिंग टेक्निक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न। अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न और पे बैक पीरियड क्या है, नॉन डिस्काउंटिंग और ट्रेडिशनल मेथड, और बाकी सब क्या है, मॉडर्न और डिस्काउंटिंग मेथड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज करेक्ट टू कैलकुलेट मोड, मोड कैलकुलेट करने का कौन सा तरीका सही है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48, कोशिश ये मैं कर रही हूँ जल्दी जल्दी आपका टाइम वेस्ट ना हो, आप अपने आप को चेक भी कर पाएं और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम कम टाइम में कर पाएं। स्टिल किसी क्वेश्चन के लिए आपको क्लैरिफिकेशन चाहिए तो आप वीडियो पे कमेंट करना, आई विल टेल यू द डिटेल। रिग्रेशन कोफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, रिग्रेशन कोफिशिएंट किससे इंडिपेंडेंट होता है, ओरिजिन से। रिग्रेशन कोफिशिएंट ओरिजिन से इंडिपेंडेंट होता है और स्केल से क्या होता है, डिपेंड। स्केल के ऊपर क्या होगा, डिपेंड। ठीक है, इंडिपेंडेंट है ओरिजिन से और स्केल से क्या है, डिपेंड है। क्लियर है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49, द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किसमें होती है, ओजाइव्स में। ओजाइव्स की हेल्प से क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मीडियन। और अगर मोड कैलकुलेट करना है तो मोड किसकी हेल्प से कैलकुलेट होता है, हिस्टोग्राम की हेल्प से। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50,
फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। मीडियन निकालने का तरीका क्या होता है, पहले गिन लीजिए, ओड और इवन फॉलो करते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 यानी कि n क्या है, ओड है। अगर n ओड होता है तो मीडियन क्या होता है, मीडियन इज इक्वल टू साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2th टर्म। तो 11 प्लस 1 12, 12 बाई 2 यानी कि क्या आंसर आ गया, 6th टर्म। लेकिन टर्म बताने से पहले इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाती हूँ। अगर मैं इसे असेंडिंग ऑर्डर में लगाऊंगी तो फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा 10, सेकेंड नंबर पे 15, थर्ड नंबर पे 18, फोर्थ नंबर पे 20, 5 नंबर पे 21 और 6 नंबर पे क्या आएगा 25। मेरा आंसर क्या है, मीडियन क्या है, 6 टर्म। टर्म निकालने से पहले क्या करना होता है, इसे असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना होता है। तो मैंने जितनी नीड थी उतने को डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। तो 6 नंबर पे मेरा क्या आ रहा है 25, तो 25 क्या हो जाएगा, मीडियन। क्या करना होता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करिए, इवन या ओड देखिए, अगर ओड है तो मीडियन है साइज ऑफ n प्लस 1 अपॉन में 2th। और अगर इवन होता, n की वैल्यू क्या होती, कोई भी इवन वैल्यू होती तो मीडियन क्या हो जाता, मीडियन हो जाता 1 अपॉन 2 साइज ऑफ n अपॉन 2th प्लस n अपॉन 2th प्लस 1th टर्म। उसके बेस पे फिर कैलकुलेशन करके यहाँ से आंसर निकाल देते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। द ओनली डेफिनेशन ऑफ अ लीडर इज समवन हु has followers. This definition is given by, the only definition of a leader is someone who has follower. लीडर कौन है, जिसके फॉलोवर हैं। ये डेफिनेशन किसने दी है, ये दी है पीटर ड्रकर ने। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। अ स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इज ऑफर टू द कस्टमर फॉर ट्रायल इज कॉल्ड। ट्रायल के लिए कस्टमर को जो भी प्रोडक्ट ऑफर करते हैं क्या कहते हैं उसको, सैंपल। Moving on the next question, question number 53. Which of the following statement is are true? If n is greater than 30, it is known as small sample. देखिए अगर n की वैल्यू ग्रेटर देन 30 है तो उसको क्या कहते हैं, लार्ज सैंपल, और लेस देन 30 होगी तब उसे क्या कहेंगे, स्मॉल सैंपल। जेड टेस्ट इज यूज टू टेस्ट स्मॉल सैंपल। जेड टेस्ट का यूज किया जाता है लार्ज सैंपल को करने के लिए, तो ये भी क्या है, फॉल्स। टी टेस्ट इज यूज टू टेस्ट स्मॉल सैंपल, ये क्या है आपका करेक्ट है। टी टेस्ट, एफ टेस्ट, काई स्क्वायर टेस्ट, ये तीनों किसके लिए यूज किए जाते हैं, स्मॉल सैंपल के लिए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54। डैश इज द रिपोर्ट विच प्रोवाइड इंफॉर्मेशन विदाउट एनी असेसमेंट एंड इवेल्युएशन। बिना असेसमेंट इवेल्युएशन की रिपोर्ट जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं, इनफॉर्मल रिपोर्ट, क्योंकि फॉर्मल रिपोर्ट जो है असेसमेंट और इवेल्युएट करके ही बनाई जाएगी। क्वेश्चन नंबर 55। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इज वायलेशन ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। इनमें से कौन सी टेक्निक यूनिटी ऑफ कमांड की वायलेट करती है, डिफरेंशियल पेस वेज सिस्टम, फैटिग स्टडी, फंक्शनल फॉर्मेनशिप, सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो कौन करता है, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। फंक्शनल फॉर्मेनशिप में जो फॉरमैन होता है वो स्पेशलाइज पर्सन नहीं होता, उसे सारी चीज़ों का नॉलेज नहीं होती, तो उसको अलग अलग स्पेशलाइजेशन के अलग अलग बंदे की नीड है वर्क को देखने के लिए, तो इसलिए यूनिटी ऑफ कमांड का कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो नहीं होगा। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56। In the word of dash means knowing exactly what you want men to do and seeing that they do it in the best and cheapest way। तो ये किसने कहा है, F.W. Taylor Scientific Management। In the word of F.W. Taylor Scientific Management, option number B is the right answer। Question number 57। Which of the following will be included in the controlling function। इनमें से किसको कंट्रोलिंग फंक्शन में इंक्लूड किया जाएगा। कंट्रोलिंग फंक्शन में क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं एक्चुअल और स्टैंडर्ड की, और उसके बाद करेक्टिव एक्शन लेते हैं। तो कौन सा हो जाएगा, मेजरिंग रिजल्ट अगेंस्ट ऑब्जेक्टिव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58।
डैश थ्योरी सजेस्ट दैट a specific number of subordinate are under the supervision of manager. मैनेजर के सुपरविजन में स्पेसिफिक नंबर ऑफ सबॉर्डिनेट ही होने चाहिए. ये किस में कहा गया है? क्लासिकल अप्रोच में. जो ऑपरेशनल और मॉडर्न अप्रोच है उसमें वाइड स्पैन ऑफ मैनेजमेंट की बात की गई है और नैरो और स्पेसिफिक की बात किसमें की गई है? क्लासिकल में. क्वेश्चन नंबर 59, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 गिवन है. इसमें responsibility means all physical and mental activities to be performed by an individual in an organization. बिल्कुल करेक्ट है. मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी जो एक बंदा ऑर्गेनाइजेशन में करता है वो क्या है? उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी. रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो अपवर्ड, दिस इज अगेन करेक्ट. अथॉरिटी डाउनवर्ड फॉलो होती है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज अपवर्ड. बोथ स्टेटमेंट इज करेक्ट इज आवर आंसर. मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Question number 60. What is the duty to act according to authority that has been given? अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो ड्यूटी करते हैं आप, आपको अथॉरिटी डेलीगेट की जाती है तो वो क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्वेश्चन नंबर 61. द प्रोसेस वेयर बाय अ मैनेजर शेयर हिज वर्क एंड अथॉरिटी विद हिज सबॉर्डिनेट. अभी हमने बात की ऊपर क्या होता है? अथॉरिटी और वर्क को अपने सबॉर्डिनेट के साथ शेयर करता है. उस टेक्निक को क्या कहते हैं? डेलीगेशन. Question number 62. Which type of organization culture is good to create stability and efficiency in the organization? Organization में stability और efficiency लाने के लिए कौन सा culture अच्छा है? Role culture. Moving on the next question. Question number 63. The leadership is based on providing solution in given crisis. Leadership वो लीडरशिप जो गिवन सोल्यूशन प्रोवाइड करती है गिवन क्राइसिस के लिए. विच थ्योरी डिस्क्राइब दिस क्वालिटी ऑफ लीडर? इन्वायरमेंटल क्वालिटी. तो इन्वायरमेंटल क्वालिटी क्या है? किसी भी सिचुएशन में सॉल्यूशन फाइंड आउट करने की क्वालिटी. क्वेश्चन नंबर 64. ड्यू टू फेस्टिवल सीजन कंपनी गेट एन एडिशनल ऑर्डर टू कवर अप द ऑर्डर. मिस्टर राजीव डिस्कस विद हिज स्टाफ how to meet the pending order. All the staff member decided to do overtime and plan to stay back. तो ये किस तरीका है? उसने अपने एम्प्लॉय के साथ डिस्कस किया कि पेंडिंग ऑर्डर को किस तरह से पूरा किया जाएगा और स्टाफ रेडी होता है ओवरटाइम करने के लिए. तो क्या ही? डेमोक्रेटिक लीडरशिप स्टाइल. क्योंकि उसने कंसल्ट करके डिसीजन लिया है. उसने उनके ऊपर थोपा नहीं है, उनको कंपेल नहीं किया. क्वेश्चन नंबर 65. The corporate governance structure of a company reflect the individual companies. क्या रिफ्लेक्ट करता है corporate governance? Cultural and economic system, legal and business system, social and regulatory system. सबको करता है तो all of the above is the right answer. Question number 66. Human resource planning is based on. Human resource planning किसके ऊपर बेस्ड है? ऑर्गेनाइजेशन प्लान के ऊपर. क्वेश्चन नंबर 67. द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल फैक्टर गवर्निंग रिक्रूटमेंट इज. डिमांड एंड सप्लाई. इसमें तो कुछ बताने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा क्वेश्चन है. व्हेन 2 or more families agree to live and work together. 2 या 2 से ज्यादा फैमिली एक साथ रहती है थ्रू देयर रिसोर्सेज and labor with joint stock and share profit and losses together, then this family is known as composite family. 2 या 2 से ज़्यादा फैमिली एक साथ रहती है, अपना बिजनेस साथ में करती हैं, उसके प्रॉफिट एंड लॉस को शेयर करती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? कंपोजिट फैमिली. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 69. डैश इज करेक्ट मोर विद कैरियर ग्रोथ देन इमीडिएट परफॉर्मेंस. देखिए, डैश इज कंसर्न मोर विद कैरियर ग्रोथ देन इमीडिएट परफॉर्मेंस. इमीडिएट परफॉर्मेंस के कंपैरिजन में कैरियर ग्रोथ के ऊपर कौन सी चीज इसमें से फोकस करती है? वो है डेवलपमेंट. क्वेश्चन 70. व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म स्ट्रेस? स्ट्रेस मतलब एंजाइटी, टेंशन, ट्रॉमा, ऑल ऑफ दी अबव आंसर आ जाएगा, क्योंकि तीनों की तीनों चीजें होती हैं. अगेन असर्शन रीजन. Compensation has 2 vital domain, economic concept and psychological concept. 2 concept होते हैं, economic होता है और एक क्या होता है? psychological concept. Compensation basically represent an employment
कॉन्ट्रैक्ट, कंपनसेशन जो है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट भी होता है। बोथ इज करेक्ट, यानी कि दोनों की दोनों सिचुएशन करेक्ट है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, द टर्म जॉब एनालिसिस कंसिस्ट ऑफ। जॉब एनालिसिस में जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन दोनों आते हैं। बोथ इज द राइट आंसर। ठीक है, दोनों इसके क्या है, पार्ट्स हैं। जॉब डिस्क्रिप्शन में वर्किंग कंडीशन, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, सारी चीजें इसमें किस तरह से काम करना है, किसको रिपोर्टिंग होगी जॉब डिस्क्रिप्शन में। किसी जॉब को करने के लिए क्या स्पेसिफिक स्किल, क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड होगा, क्या नॉलेज नीड होगी, वो सब कहाँ होता है, जॉब स्पेसिफिकेशन में। क्वेश्चन नंबर 73, डैश इज यूज फॉर डिस्क्राइबिंग परफॉर्मेंस अप्रेजल। इनमें से परफॉर्मेंस अप्रेजल को कौन डिस्क्राइब करता है, एम्प्लॉयमेंट असेसमेंट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74, इन विच टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन अरेंजमेंट वर्कर पार्टिसिपेट इन मैनेजमेंट। किस ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, ऑटोक्रेटिक टाइप ऑफ मैनेजमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनेंशियल एसेट। इनमें से फाइनेंशियल एसेट क्या है, कमर्शियल पेपर, इक्विटी एंड बॉन्ड आर फाइनेंशियल एसेट। जो गोल्ड है वो भी फाइनेंशियल एसेट है, लेकिन गोल्ड फाइनेंशियल एसेट किसके लिए है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और गवर्नमेंट के लिए गोल्ड क्या है, फाइनेंशियल एसेट है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज। आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ है, आरबीआई नेशनलाइज हुआ था 1949 में। आरबीआई एस्टेब्लिश हुआ था 1935 में, और नेशनलाइज कब हुआ, 1949 में। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल बस्टिंग टेक्निक टेक इनटू अकाउंट द इंक्रीमेंटल अकाउंटिंग इनकम रेदर देन कैश फ्लो। इनमें से कौन सी टेक्निक है जो इंक्रीमेंटल अकाउंटिंग इनकम लेती है, कैश फ्लो नहीं लेती। नेट वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी कैश फ्लो लेती है। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैश फ्लो, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न कैश फ्लो, सिंपल रेट ऑफ रिटर्न इंक्रीमेंटल अकाउंटिंग लेती है। कैश बैक पीरियड भी कैश फ्लो। तो क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, इन डैश आरबीआई स्टार्ट इम्प्लीमेंटिंग एनपीए गाइडलाइन। आरबीआई ने एनपीए गाइडलाइन कब इम्प्लीमेंट की थी, 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट यूपीआई। इनमें से यूपीआई के कंसर्न में क्या ट्रू नहीं है। यूपीआई ऑल पेमेंट आर डेवलप्ड नेशन, ये करेक्ट है। थ्रू यूपीआई ऑल पेमेंट आर इंस्टेंट एंड टेक प्लेस इन द बैंकिंग आवर। ऑप्शन नंबर बी इज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यूपीआई जो है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने बनाया है। मल्टीपल अकाउंट को एक साथ इसमें शो हो जाते हैं, लेकिन ये क्या है, बैंकिंग आवर में काम करता है। ये क्या है, फॉल्स स्टेटमेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। इट इज इशूड थ्रू आरबीआई, करेक्ट है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी आरबीआई इश्यू करता है। रेंज 92 से 30 ईयर्स तक होती है। ट्रेजरी बिल इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। तो तीनों की तीनों स्टेटमेंट ठीक है। ऑल ऑफ द अबव इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81, ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन ऑफ म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के ज्योग्राफिकल क्लासिफिकेशन को कहते हैं डोमेस्टिक फंड। म्यूचुअल फंड क्या होता है, इन्वेस्टर की स्मॉल सेविंग को पूल करके उसको बाद में शेयर्स, बॉन्ड, डिबेंचर्स, इस तरह की चीजों में इन्वेस्ट किया जाता है। लेकिन ये काम इंडिविजुअल एक बंदा नहीं करता, स्पेशलाइज इंस्टीट्यूशन करते हैं। तो छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट को पूल करके वो बाद में आगे क्या कर देते हैं, इन्वेस्ट कर देते हैं। LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड वाज इनकॉर्पोरेटेड ऑन। LIC हाउसिंग फाइनेंस इनकॉर्पोरेट कब हुई थी, 1989 में। और ये स्टार्ट कब हुई थी, आई थिंक 1956 में LIC जो है स्टार्ट हुई थी, 1956। और LIC हाउसिंग फाइनेंशियल लिमिटेड 1989 में। ए पर्सन हु गेन और अ बेनिफिट एज पर अ कॉन्ट्रैक्ट। एक पर्सन जिसे कि
कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू गेन या बेनिफिट होता है उसे क्या कहते हैं, बेनिफिशियरी। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मार्केटिंग इज अ प्रोसेस विच एम एट, मार्केटिंग का मेन मोटो होता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करना, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर। ठीक है, स्पीडली चल रहे हैं बिना टाइम वेस्ट किए, ताकि जितना हो सके कम से कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन डिस्कस करें, क्योंकि ये डिस्कशन पर्पस नहीं है, ये पर्पस है आपको अपने आप को टेस्ट करना। द डिज़ाइन स्ट्रेटजी ऑफ बिजनेस इंक्लूड, बिजनेस की डिज़ाइन स्ट्रेटजी इंक्लूड करती है क्या है, मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्रेटजी होती है, सोर्सिंग स्ट्रेटजी होती है, ऑल ऑफ दीज। तो आप अगर डिज़ाइनिंग स्ट्रेटजी की बात करें बिजनेस की, तो तीनों की तीनों चीज़ें उसमें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 86, सर्विसेज आर टाइपिकली प्रोडक्ट एंड कंज्यूम साइमल्टेनियसली, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ। सर्विस प्रोड्यूस होती हैं और साथ के साथ कंज्यूम की जाती हैं, तो ये क्या है, इनसेपरेबिलिटी, यानी कि उनको अलग नहीं किया जा सकता। प्रोड्यूस एंड कंज्यूम आर टुगेदर। विच इज नॉट अ चैलेंज इन रूरल कम्युनिकेशन, गाँव में अगर कोई कम्युनिकेशन पर्पस के लिए यूज करें या मार्केटिंग के लिए यूज करें तो कौन सा इसमें से चैलेंज नहीं है। इलिटरेसी चैलेंज है, स्प्रेड एंड डाइवर्सिटी चैलेंज है, ट्रेडिशन एंड वैल्यू चैलेंज है, तो कौन चैलेंज नहीं है, कंज्यूमर डिमांड। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88, वन ऑफ द की टास्क ऑफ मार्केटर इज डैश एंड टू क्रिएट कंज्यूमर परसेप्शन दैट द प्रोडक्ट इज वर्थ परचेजिंग। आपसे क्या कह रहा है, one of the key task of marketer is to differentiate their product from those of competitor। मार्केटर का मेन मोटो है अपने प्रोडक्ट को कंपटीटर के प्रोडक्ट से क्या करना, डिफरेंशिएट करना। क्वेश्चन नंबर 89, इट इज पॉपुलरली नोन एज फ्री फॉर्म ऑफ प्रमोशन, इनमें से कौन सी फ्री फॉर्म ऑफ प्रमोशन है, पब्लिसिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ए क्वासी कॉन्ट्रैक्ट इज अ लीगल ऑब्लिगेशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट में कोई एक्सेप्टेंस, कोई ऑफर नहीं होता, ये लीगल ऑब्लिगेशन की वजह से क्रिएट होता है और इन्फोर्सेबल बाय लॉ होता है। सपोज मिस्टर ए को मिस्टर बी को पेमेंट करनी थी, लेकिन बाय मिस्टेक उसने मिस्टर सी को पेमेंट कर दी, तो इस पेमेंट को उसको रिकवर करने का अधिकार है, तो ये क्या है, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि ये क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन। ठीक है, बहुत सारी और भी सिचुएशन है, तो अभी डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अभी यहाँ पे बस ये समझिए कि यहाँ पे ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं होता, ठीक है ना, पार्टीज के बीच में, ये लॉ की वजह से ऑब्लिगेशन क्रिएट होता है, तो ये क्या है, लीगल ऑब्लिगेशन है। ए प्रोस्पेक्टस इज टू बी इशूड विद इन डैश डे ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो प्रोस्पेक्टस है वो 90 डेज ऑफ रजिस्ट्रेशन के अंदर अंदर इशू किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 92, ए रिडक्शन फ्रॉम द लिस्ट प्राइस दैट इज ऑफर्ड बाय द सेलर टू बायर इन अ पेमेंट ऑफ मार्केटिंग फंक्शन द बायर विल परफॉर्म इज नोन एज। भाई जो सेलर ऑफर करता है बायर को परचेज करने के लिए, उसमें से जो डिडक्शन की जाती है उसे क्या कहते हैं, ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 93, while inquiring into complaint, information commission has the power to receive evidence on affidavit, affidavit पे evidence receive करता है, correct है। requisite recording of copies thereof from any court or office, issue summon for examination of witness or document, correct है तीनों की तीनों स्टेटमेंट। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94, बिफोर द इनेक्टमेंट ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट द प्रोविजन रिगार्डिंग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वर कंटेनिंग। जब तक सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट नहीं आया था, उससे पहले कहाँ पे इसका इनेक्टमेंट होता था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में। तो उसके ऊपर वेट भी आ गया, जीएसटी आ गया, फिर उसके बाद बहुत सारी चीज़ें आ गई, बट क्वेश्चन आपसे पुराने भी पूछे जा सकते हैं। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95, क्वेश्चन नंबर 95, द इनकम टैक्स एक्ट केम इनटू फोर्स ऑल ओवर इंडिया एक्सेप्ट।
जो इनकम टैक्स एक्ट है वो सारी इंडिया में सेम एप्लीकेबल होता है, उसका कोई एक्सेप्शन नहीं है, यानी कि अंडमान निकोबार, मालदीव, जम्मू एंड कश्मीर सब में एप्लीकेबल है। डी इज द राइट आंसर। द मीनिंग ऑफ एग्जेम्प्टिंग इनकम इज, एग्जेम्प्टेड इनकम का मीनिंग क्या है? नॉट टैक्सेबल अंडर इनकम टैक्स। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 97, Raj has textile business in which his wife helped him. He pays 20,000 salary to his wife for helping him. Salary received by Raj wife is included in the income of. राज की सैलरी उसकी कंपनी में ही काम करके पैसे कमा रही है, तो उसकी खुद की सैलरी है, खुद की सैलरी में वो ऐड होगी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। माइनर नहीं है कि उसकी जो है क्लब होगी हस्बैंड की उसमें या कोई और सिचुएशन, यहाँ पे उसने मेहनत करके पैसा कमाया है तो उसकी खुद की सैलरी में काउंट किया जाएगा। डिडक्शन अंडर सेक्शन 80G ऑन अकाउंट ऑफ डोनेशन, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए इंस्टीट्यूशन में जो डोनेशन दी जाती है 80G के अंतर्गत कौन उसको डिडक्शन क्लेम कर सकता है? कोई भी एसएससी इस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 99. Which of the following statement is are correct for e-filing of income tax? TDS amount is available in 26 AS available in e-filing. E-filing में 26 AS में TDS का डेटा होता है, करेक्ट स्टेटमेंट है। जो फॉर्म 16 अगर आप टैक्स भरते हो तो इस बात को अच्छे से समझ पाओगे। फॉर्म 16 में जो डेटा हम ऑर्गेनाइजेशन से लाते थे वो डेटा अब आप 26 AS में अपने टैक्स फाइलिंग के लॉगिन में जाके वहाँ पे देख सकते हैं टीडीएस का डेटा। तो 26 AS में सारा डेटा टीडीएस का अवेलेबल होता है। इनकम टैक्स रिटर्न इज फर्निश फ्रॉम ITR 1 टू ITR 7, ये भी करेक्ट है क्योंकि अलग अलग बंदों के लिए अलग अलग ITR है। सैलरी एम्प्लॉयड के लिए अलग, फ्रीलांसर के लिए अलग, प्रोफेशनल के लिए अलग, सबके लिए अलग अलग होती है। तो बोथ स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Double taxation is a tax principle referring to income tax paid dash on the same source of income. एक ही सोर्स ऑफ इनकम पे दो बार टैक्स पे कर देना क्या कहा जाता है? डबल टैक्सेशन। तो ये थे दोस्तों आज के 100 क्वेश्चन। अगर आपको कुछ भी एडवांटेज मिला हो ये वीडियो देखने के बाद तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। आप लोग वीडियो देख लेते हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका एडवांटेज ले सकें। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।